हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में का लेसन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, दादी माँ। तो दादी माँ इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह है, जिन्हें अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी दादी माँ के स्मरण के बारे में बताया है। उनको अपनी दादी माँ की बहुत याद आ रही है। देखो, क्योंकि छोटे बच्चों को अपनी दादी माँ, नानी माँ, इनसे बहुत लगाव होता है। वैसे ही लेखक को भी अपने दादी माँ से बहुत ही लगाव था, क्योंकि सभी बच्चे अपनी दादी माँ, नानी माँ के आश्रय में जाकर सब उनको यानी कि उनकी जो कुछ उन्हें चाहिए वो पाने की मदद करते हैं, उनसे सहायता से। तो हर बच्चों को अपनी दादी माँ से, नानी माँ से बहुत लगाव रहता है। वैसे ही लेखक शिव प्रसाद सिंह जी को भी अपने दादी माँ से बहुत ही लगाव था। तो उन्होंने उनकी दादी माँ के स्मरण के बारे में इस पाठ में बताया है। तो इस पाठ का नाम क्या है? दादी माँ। तो इस पाठ में कुछ महीनों के बारे में भी बताया है। ये यहाँ पे महीने दिए वाले, ये कौन से महीने हैं? हिंदी कैलेंडर के महीने हैं। तो ये भी कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो कभी कभी हम इन महीनों को बोलते समय उनका कुछ अपभ्रंश यानी कि टूटा हुआ शब्द भी बोलते हैं। जैसे कि चैत्र के महीने को चैत का महीना भी कहा जाता है, ज्येष्ठ के महीने को जेठ का महीना भी कहा जाता है, भाद्रपद के महीने को भादु का महीना भी कहा जाता है, अश्विन के महीने को क्वार का महीना कहा जाता है, और पौष के महीने को पुष का महीना कहा जाता है, फाल्गुन के महीने को फागुन का महीना कहा जाता है। तो हिंदी कैलेंडर के ये 12 महीने होते हैं। तो ये महीने अंग्रेजी कैलेंडर के कौन से महीने से शुरू होते हैं? मार्च के महीने से शुरू होते हैं। मीन्स चैत्र का महीना कब आता है? मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। वैशाख का महीना अप्रैल और मई के बीच में आता है। ज्येष्ठ का महीना मई और जून के बीच आता है। आषाढ़ का महीना जून और जुलाई के बीच में आता है। सावन का महीना जुलाई और अगस्त के बीच आता है, यानी कि बहुत बारिश होती है। भाद्रपद का महीना अगस्त और सितंबर के बीच आता है। अश्विन का महीना सितंबर और अक्टूबर के बीच आता है। कार्तिक का महीना अक्टूबर और नवंबर के बीच आता है। मार्गशीर्ष का महीना नवंबर और दिसंबर के बीच आता है। पौष का महीना दिसंबर और जनवरी के बीच आता है, जबकि ठंड पड़ती है। माघ का महीना जनवरी और फरवरी के बीच आता है, और फाल्गुन का महीना फरवरी और मार्च के बीच आता है। तो मार्च के बाद फिर से यहाँ से चैत्र का महीना शुरू होता है। तो ऐसे ही हिंदी कैलेंडर के महीने आते हैं। तो वैसे ही ये 12 महीने आते हैं। लेखक ने कहा है कि जैसे कि धूप काले के महीने में, यानी कि धूप काले यानी क्या होता है? गर्मी के महीने में आम और जामुन खाने की मजा होती है। वैसे ही सर्दी के महीने में गुड़ खाने का मजा होता है। वैसे ही उनको अश्विन महीने में यानी कि क्वार के महीने में झाग के पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता था। तो उनकी दादी माँ जब थी, उन्होंने दादी माँ के स्मरण में ये पाठ लिखे वाला है। तो उनके हाथ में एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी किसकी होती है? उनके बड़े भाई की होती है। उसमें लिखा होता है कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो अपनी दादी माँ की यादों में खो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि दादी माँ मेरी कैसे केयर करती थी, वो उनको याद आता है। यानी अश्विन के महीने में छोटे छोटे खेड़ों में क्या होता था कि नदियों नालों को पूर आता था। तो पानी ज़्यादा होने के बाद उसको घास, कुछ गंदी गंदी चीज़ें वो आती थी बहकर, और वो सड़ जाने के बाद वो पानी की झाग जैसी बास आती थी। उस पानी में लेखक जब वो छोटे थे तब तैरते थे। तो वो कब होता था? अश्विन यानी क्वार के महीने में। तो उन पानियों में तैरने के बाद लेखक की तबीयत कुछ बिगड़ जाती थी। तो एक बार ऐसे ही वो तैरने के लिए गए। वो झाग के पानी में तैरने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। तो उनकी दादी माँ उनकी इतनी चिंता करती थी कि वो दिन भर उनके पास बैठी करती थी। उनको खाने के लिए मूंग की खिचड़ी और बार बार उनको छू छू कर उनका बुखार चेक करती थी, और
उनकी केयर इतनी लेती थी कि उनकी कमरे की साफ सफाई भी वो खुद ही देखती थी, जैसे कि डॉक्टर की तरह। और इतना ही नहीं, दादी माँ को सब यानी कि डॉक्टर पे तो भरोसा ही था, वैद्य पर भरोसा था ही, लेकिन वो किसी मंदिर की विभूति लाकर भी लेखक को लगाती थी। मीन्स वो भगवान को भी ज्यादा मानती थी, ऐसे लेखक अपनी दादी माँ के बारे में कहते हैं। तो दादी और उनकी दादी माँ का यहाँ पे कौन सा रूप उन्होंने प्रकट किया है? प्रेम का रूप। और उनके प्रति दादी माँ का उनके प्रति कितना लगाव था ये भी उन्होंने बताया है। और भी एक बात उनको याद आती है। एक बार लेखक कहीं से तो भी बाहर से आ रहे थे, तभी रामी की चाची उन्हें अपने घर के बाहर खड़ी दिखाई दी और दादी उनको डांट रही थी। तो दादी क्यों डांट रही थी उनको? क्योंकि रानी की चाची ने उनके पास से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसने वो वापस नहीं किए थे। तो वो डांट रही थी कि अरे बाबा, तुम मेरे पैसे कब वापस करोगी? तुम्हारी फसल अभी तक कटी ही नहीं क्या? दूसरी फसल काटने के लिए मैं आऊँ क्या? ऐसी कुछ कुछ बातें वो रानी की चाची को बोल रही थी। लेकिन लेखक जब बीच में पड़े, दादी माँ को बोले जाने दो ना दादी माँ, ऐसे बोले तो वो उनको ही डांटने लगी थी। तुझे क्या समझता है? ऐसे उनकी लेखक की दादी उनको बोली थी। तो फिर रामी की चाची को एक बार वो मिले तो वो रामी की चाची उनकी दादी माँ को दुआएं दे रही थी। क्यों दुआएं दे रही थी? क्योंकि जब दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी तो दादी माँ को मालूम नहीं था कि रामी की चाची ने उनसे क्यों उधार पैसे लिए थे। उन्होंने क्यों लिए थे? उनकी लड़की की शादी के लिए लिए थे। जब दादी माँ को मालूम हुआ कि उन्होंने शादी के लिए पैसे उधार लिए तो दादी माँ ने क्या किया, और भी कुछ पैसे देकर उसकी मदद की और कहा, अच्छा भाई, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी लड़की की शादी है, तुम्हारी लड़की की है या मेरी लड़की की, ये तो समान ही है। तो तुम्हारे लड़की की शादी में कोई विघ्न नहीं हो, इसलिए वो बिना विघ्न पार पड़े, इसलिए उन्होंने और कुछ पैसे देकर उनकी मदद की थी। वो तो रानी की चाची लेखक के दादी माँ को दुआएं दे रही थी। तो इससे लेखक ने दूसरा कौन सा रूप प्रकट किया है दादी माँ का? जो वो दयालु थी, दानशूर थी, यह रूप उन्होंने प्रकट किए हैं। और एक बार क्या हुआ, तो उन्होंने तीसरा रूप भी अपने दादी का यहाँ पे प्रकट किया है। वो कौन सा? जब उनकी भैया की शादी थी, किशन भैया की उनकी शादी थी, तब बारात में वो लेखक नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद वो बारात में नहीं जा सके। आज भी शादी के समय कुछ संगीत का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में सिर्फ औरतें ही डांस करती है, गाना गाती है, उसमें जेंट्स को अलाउड नहीं होता है। तब भी दादी माँ क्या करती थी? लेखक को वहाँ पे लेकर जाती थी। और लेखक की तबीयत अच्छी नहीं थी, उन्होंने पहले से ही उस कमरे में लेखक को सुला दिया और ऊपर से चादर ओढ़कर रख दी और वहाँ पे सब औरतें नाच गाना कर रही थी। तो लेखक को इतनी हंसी आई कि वो अपनी हंसी को दबा ही नहीं पाए और वह जोर से हंसे। तो सब औरतों को पता चला कि यहाँ पे लेखक सोए वाले हैं। तो सब औरतें उनके पीछे लग गई। तब दादी माँ ने ही लेखक को उन औरतों से बचाया है। तो यहाँ पे उनका दादी माँ का कितना सपोर्ट था लेखिका को, ये भी बताया है। तो और तीसरा, उनका जो दादी माँ इतनी कणखर प्रवृत्ति की थी और वो बहुत ही दानशूर भी थी। और एक बार क्या हुआ, उनके दादाजी यानी कि लेखक के दादाजी गुजर गए, तब उनकी दादी माँ बहुत ही उदास रहती थी। लेकिन वो उतनी कणखर होकर भी उदास रहने लगी थी क्योंकि उनको दादाजी ने धोखा दिया था। क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि तुम मेरे से पहले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके दादाजी ही पहले गुजर गए और दादी माँ रह गई। तो वो बहुत ही नाराज रहती थी। और एक बार लेखक के पिताजी और भाई बैठकर कुछ विचार कर रहे थे, विचारमग्न होकर वो बहुत उदास थे। तो दादी माँ ने उनको देख लिया। तो उन्होंने क्या किया था, दादाजी गुजर जाने के बाद उनके पैरवी पे जो बहुत सारा खर्च किया था उससे उनके ऊपर
बहुत सारा कर्ज बढ़ गया था, इसलिए और रिश्तेदार तो उनके सामने बहुत अच्छी बातें करते थे, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराइयां भी करते थे। तो ये दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और दादी माँ ने कहा भी था कि उनके 13वीं में इतना खर्च मत करो, इससे उनकी आर्थिक परिस्थिति कुछ हालांकि की हो गई थी। तो उन्होंने एक बार एक संदूक, दादी माँ दिया लगाकर, उस संदूक पे दिया लगाकर जब वहाँ पे प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है लेखक को, तो लेखक उनके पास जाते हैं और दादी माँ की आंखों में उनको आंसू भी दिखाई देते हैं, लेकिन दादी माँ की आंखों में उन्होंने कभी आंसू देखे ही नहीं थे। तो उनको अजीब सा लगता है और वो दादी माँ को पूछते हैं, मैं आपको एक बात पूछूं दादी माँ? तो दादी माँ कहती है, पूछ ले। तो वो कहते हैं, दादी माँ आप क्यों रो रही हो? तो तब दादी माँ एकदम से हंसती हुई उनसे कहती है, अरे पागल, तूने अभी तक खाना ही नहीं खाया है। और उनको खींचते हुए रसोई घर में लेके जाती है और चल मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ, ऐसे कहती है। और लेखक के पिताजी और उनके किशन भैया जब चारपाई पर बैठे उनको दिखाई देती है, तो वो संदूक में से वो निकाला हुआ चमकदार जो कंगन, वो चीज होती है, वो कंगन होता है। वो कंगन अपने बेटे को देते हुए दादी माँ कहती है कि शायद तुम्हारे पिताजी ने यही इसी समय के लिए मुझे ये कंगन वो देके गए हैं और वो कंगन तुम्हारे कुछ काम आ सकता है, ऐसे दादी माँ अपने बेटे से कहती है। इस चित्रण से क्या प्रस्तुत होता है कि दादी माँ का त्याग, उनका कौन सा भाव प्रकट होता है? त्याग, यानी कि वो कितनी त्यागशील थी वो भी इससे पता चलता है। और लेखक के हाथ में जो चिट्ठी रहती है, यानी कि चिट्ठी पढ़ते पढ़ते दादी माँ की इतनी सारी बातें उनको याद आती है। तो वो कहते हैं कि मुझे वो चिट्ठी में लिखे वाली जो लाइन थी, ऐसे लग रहा था कि मानो चींटी शाही में से निकलकर भाग रही, वो धुंधली सी हो गई थी लेखक के आंखों के सामने। और दादी माँ के बारे उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उनके स्मरण में ये पाठ लेखक शिवप्रसाद सिंह ने दादी माँ ये पाठ लिखे वाला है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा। तो अगली बार मिलेंगे हम अगली पाठ के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।